फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 4 का है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो हमारा सब्जेक्ट है। उसमें हम ये देखेंगे कि जो भाषा शिक्षण अधिगम है उसके सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखिए मैंने क्वेश्चन पहले दिया हुआ है कि भाषा शिक्षण एवं अधिगम के सिद्धांत क्या हैं और भाषा सीखने की प्रक्रिया में इन सिद्धांतों का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं या किस प्रकार प्रभावी हो सकता है, यानी जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं वो किस तरीके से बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे ही नहीं लिखने लगेंगे, आप सबसे पहले भाषा को बताएंगे जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। तो भाषा अगर हम समझें तो अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिस वे का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, भाषा कह रहे हैं। और भाषा के माध्यम से हम अपने जो विचार हैं, जो अपने भाव हैं उसको हम व्यक्त करते हैं। और हम ये दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो बोल कर सकते हैं, दूसरा हम लिख कर सकते हैं, और कहीं कहीं सांकेतिक जो भाषा है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली भाषा को आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे कि शिक्षण की सफलता के लिए छात्रों की रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर योजना बनानी पड़ती है, किंतु ऐसा करने के लिए जिस विषय को पढ़ाना है उसकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, और अगर हम आज की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो सबसे ज़्यादा जो मतलब रोल होता है वो बच्चे का होता है कि आपको बच्चे को सेंटर में रखना है। क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो यही कहती है कि बच्चे को सेंटर में रखकर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आप बच्चे को मतलब बिल्कुल सेंटर में रखें। फिर उसके प्रोस्पेक्टिव से सोचें कि बच्चा क्या सोचता होगा इस विषय के बारे में। जैसे अगर आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो अगर आप बड़ी बड़ी डेफिनेशन दे रहे हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं। आपको ये सोचना है कि बच्चे को किस तरीके से, जब आप छोटे होंगे तब आप वहाँ अगर बैठे हों तो तभी तो हमें फिलॉसफी पढ़ाई जाती है ताकि हम मतलब सब कुछ समझ सकें, यानी साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है ताकि हम ये समझ सकें कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, उसको सोचने का जो तरीका है वो क्या है ना। तो हर तरीके से हमें क्या किया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है ताकि हम बच्चे के हर एक प्रोस्पेक्टिव को समझ सकें। तो हम जो भी पढ़ाएंगे, जो भी टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे या हम जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं क्लासरूम में, हमें क्या करना है, बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। और बच्चे उस एबल हैं भी कि नहीं है कि हम कक्षा 6 में जाके कक्षा 8 का विषय पढ़ा रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो हमें उनकी एबिलिटी का ध्यान रखना है, उनकी जो योग्यता है उसके ही अकॉर्डिंग हमें लेसन प्लानिंग करनी है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं किंतु ऐसा करने के लिए जिस विषय को पढ़ाना है उसकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। ज़्यादातर जो, जैसे कोई भी हम ले सकते हैं, वो जो सब्जेक्ट होते हैं वो तो या तो इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं या फिर फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना। लैंग्वेज कैसे आती है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करने से आती है। जितना ज़्यादा बच्चा समाज के, सोसाइटी के संपर्क में आएगा उसकी वोकैब जो है वो इतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। ठीक है, जैसे वाइगोत्स्की हैं, प्याजे हैं या फिर नोम चोम्स्की हैं, वो सभी यही कहते हैं कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है या बच्चे की जो सामाजिकता है, बच्चा खुद को अभिव्यक्त तब कर सकता है जब वो लोगों के संपर्क में आएगा। लोगों के संपर्क में आएगा तभी वो बातचीत करेगा। इसीलिए जो टीचर्स हैं उनको क्लासरूम में बच्चों को आपस में बातचीत करने का भी मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल जो किताबी ज्ञान है वही बच्चे को रटाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे का आपस में बातचीत करना या शिक्षक से भी बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं आप काबिल मतलब बहुत ज़्यादा काबिल बन रहे हैं या खुद को ही आगे रख रहे हैं कि कोई क्लासरूम में नहीं बोलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो क्या है, बच्चा भी बोले, टीचर भी बोले, यानी दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भाषा है उसके डेवलपमेंट के लिए हमें क्या है, कुछ सिद्धांत को फॉलो करना है जिससे कि जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो बात आती है स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है, खुद से सीखता है। भाई स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि आपको लैंग्वेज बोलना, आपकी जो मदर टंग है उसको बोलना किसी ने आपको सिखाया नहीं है, आपने खुद से अडेप्ट की है। आपके आसपास इंग्लिश बोली जाती थी, आपने इंग्लिश बोलनी सीख ली। आपके आसपास खड़ी बोली, मतलब जो भी लैंग्वेज बोली जाती थी, कुछ लोग का एक्सेंट अलग होता है ना, जो गाँव वाले लोग बोलते हैं उनका एक्सेंट अलग होता है, तो वो उस तरीके की भाषा को अडेप्ट कर लिया है।
है, इंग्लिश बोली जा रही है तो इंग्लिश को अडेप्ट कर रहे हैं, मराठी मतलब कन्नड़ जो भी बोली जा रही है आपने उस तरीके की लैंग्वेज को अडेप्ट कर लिया। किस वजह से? क्योंकि जो मतलब बच्चा होता है, साइकोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि लगभग 1 से 5 साल तक जो बच्चे का एलईडी है, ठीक है, एलईडी का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलएडी, ठीक। तो नोम चॉम्स्की ऐसा कहते हैं कि लगभग 1 से 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो ज़्यादातर भाषाओं को अडेप्ट कर सकता है और उसके बाद में हमें किसी भी भाषा को सीखने में कठिनाई होती है। अगर अभी आपको इंग्लिश सीखने में कठिनाई हो रही है वो इस वजह से क्योंकि आपका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो कमज़ोर हो चुका है ना, मतलब भाषा अर्जन करने का एक यंत्र फिट है हमारे मस्तिष्क में जो कि 1 से 5 वर्ष तक हमारे जो मस्तिष्क है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन उसके बाद में हमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें एफर्ट्स देने पड़ेंगे तब हमें वो भाषा आएगी। तो स्वाभाविकता का मतलब ये है कि भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, किंतु इसे पाने की जो शक्ति है वो प्रकृति ने दी है। मतलब हमें जैसे कि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं हम वैसे ही भाषा को प्राप्त करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हमें जो है भाषा भगवान ने दे दी है, हमें वो शक्ति दी है कि हम भाषा सीख सकें, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान ने हमें भाषा दे के भेजी है, बिल्कुल भी नहीं। हम भाषा यहाँ आके सीखते हैं, पर भगवान ने हमें ये शक्ति दी है। जैसे अगर कोई बच्चा है और वो पैदा हुआ है, आपने तुरंत उसको एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया और किसी के इंटरेक्शन में नहीं आने दिया, कोई भी उसके सामने बोलता नहीं था और उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो बोल सके, तो वो बच्चा बोलना नहीं सीख पाएगा। उसे बोलना आता है, मतलब बोलने की शक्ति वो लेके आया है, लेकिन आपने कभी उसे सोसाइटी के संपर्क में आने ही नहीं दिया, ठीक है, तो क्या है वो बोलना नहीं सीख पाएगा। तो यानी प्रकृति ने, जो नेचर है, जो ईश्वर है, उन्होंने हमें ये शक्ति दे के भेजी है। फिर अगर हम बात करें तो भाषा मनुष्य की मौलिक शक्ति है। फिर अगर हम लोग बात करें तो भाषा मनुष्य की मौलिक शक्ति है, ठीक है। फिर वह स्वभावता बोलना सीख जाता है, यानी खुद से ही वो बोलना सीख जाता है बच्चा, उसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब थोड़े थोड़े अक्षर को बोल के बाबा लाला खुद से ही बोलना वो सीख जाता है शुरुआती तौर पे। लेकिन वो परफेक्ट बोलना कब सीखेगा? क्योंकि उसमें कुछ गलतियां होती हैं, चाहे वो अगर हम कहें साहित्यिक रूप से तो उसमें मतलब लिखने में भी वो बहुत सारी गलतियां करता है, बोलने में भी वो बहुत सारी अशुद्धियां प्रकट करता है, तो उसको परफेक्टली बोलना नहीं आता, लेकिन हाँ वो इतना बोलना सीख जाता है कि वो खुद को अभिव्यक्त कर सके, खुद की ज़रूरतों को पूरा कैसे करे ये वो सीख जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें और सुनकर बोलकर भाषा का विकास होता है, जैसे कि हम देखते ही हैं कि जो भाषा सीखने का क्रम है वो क्या है, LSRW है। हम पहले लर्निंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, स्पीकिंग करते हैं यानी बोलना सीखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, फिर हम क्या करते हैं, पढ़ना सीखते हैं, देन उसके बाद में हम लिखना सीखते हैं। लेकिन जो मारिया मोंटेसरी हैं वो क्या कहती हैं कि पहले हमें बच्चे को लिखना सिखाना चाहिए, देन उसके बाद में हमें बच्चे को पढ़ना सिखाना चाहिए। तो बच्चा क्या कर रहा है, सबसे पहले सुन रहा है। तो अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है आप सबसे पहले क्या करेंगे, सुनेंगे उस लैंग्वेज को, कम से कम नहीं तो 1 साल तक उस लैंग्वेज को सुनते ही रहेंगे, सुनते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही है। देखिए इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा चीज़ों को, और आप बोर हो जाते हैं क्योंकि आपकी वो भाषा समझ नहीं आ रही होती तो आप हटा देते हैं चीज़ों को। लेकिन आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करके आपको कई बार वीडियो रिपीट करके बार बार देखना है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की और लगातार उसी चीज़ को सुनेंगे, उसके बाद में जब आप स्पीकिंग करने के आप नहीं भी करेंगे स्पीकिंग, तब भी आपके मुंह से वो वर्ड निकलेंगे, वो शब्द निकलेंगे जो आपने सुने होंगे, है ना। हम वही बोलते हैं, अगर किसी ने कोई नया शब्द बोला तो वो हमारा माइंड कैच कर लेता है, और जस्ट जब हम किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, वही वाला शब्द हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और हमारे पास, आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास कितनी ज़्यादा वोकैब्स इकट्ठी हो गई है हमारे ब्रेन में इतने सारे लोगों से मिलने के बाद में। तो आई होप कैसे हुई है, ये सब सुनने की वजह से हुआ है। सुनने और समझने की कला अपने आप आ जाती है। इसमें बालकों में स्वाभाविकता का सिद्धांत अधिक काम करता है, क्योंकि उनमें भाषा को स्वतः स्फूर्ति शक्ति के माध्यम से सीखने की योग्यता होती है। तो आई होप ये समझ आपको आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखें तो आता है कि प्रत्न का सिद्धांत। प्रत्न का क्या मतलब होता है, देखिए भाषा एक जटिल एवं सूक्ष्म विषय है, अतः इसे केवल स्वाभाविक शक्ति द्वारा नहीं सीखा जा सकता है। देखिए अब बच्चा, मैंने क्या कहा, पहले तो शक्ति उसकी सीखने की क्या होती है, जो एलईडी है ना, वो क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब सक्रिय होता है शुरुआती तौर पे, लेकिन धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगता है। तो उसके बाद क्या, खाली स्वाभाविक तौर पर जो भगवान ने हमें शक्ति दी है उसी तौर पर हम केवल भाषा को नहीं सीख सकते। इसके
अध्ययन में हमें क्या करना पड़ता है, इसे सीखने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं, है ना, प्रयत्न की आवश्यकता होती है, हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, भाषा के साहित्यिक रूप को विविध अध्ययन करना पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमें अगर शुद्ध भाषा सीखनी है या लिखनी सीखनी है या बोलनी सीखनी है तो हमें एफर्ट्स देने पड़ेंगे। जैसे कि हम टीचर्स के पास जाते हैं तो टीचर्स हमें इमला लिखवाते हैं या फिर अदर एक्टिविटी करवाते हैं या फिर जो भी वाक्य रचना है या जो भी जोर जोर से पढ़ने के लिए हमें किताब पढ़ने के लिए कहते हैं, तो कई सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे कि हमारी जो हमारी जो बोलने की मतलब भाषा में जो भी हम बोलते टाइम जो गलतियाँ करते हैं वो सुधर जाती हैं, साथ में लिखने में भी जो गलतियाँ हम कर रहे हैं वो भी हमारी गलतियाँ सुधर जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, भाषा का विकास हो रहा है। और अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहला वाला देखा था और जो हम दूसरा देख रहे हैं कि प्रयत्न का सिद्धांत, तो प्रयत्न के सिद्धांत में सीधा सीधा अगर हम क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न के सिद्धांत को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, बच्चे में जो भाषा डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सकेगा। और अगर हम बात करें तो तीसरा आता है कि लेखन कार्य से पूर्व मौखिक कार्य का सिद्धांत। देखिए हम जैसे कि भाषा का जो क्रम है उसमें भी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले बच्चा सुन रहा है, उसके बाद बोल रहा है। भाई सुनने के बाद सबसे पहला काम क्या कर रहा है, बोलना सीख रहा है। देन बोलने के बाद में वो क्या कर रहा है, पढ़ना सीख रहा है, उसके बाद वो लिखना सीख रहा है। तो कुल मिला के हमें बच्चे को पहले प्रैक्टिस करवानी है, पहले उसे ढंग से बोलना सीखना है ना। आप प्राथमिक कक्षाओं में देखते होंगे बच्चों को उतना ज़्यादा लिखने के लिए काम नहीं दिया जाता है। पहले बच्चों को केवल चीज़ें बोल बोल कर पढ़ाई जाती हैं, उन्हें पहले ढंग से बोलना तो आ जाए, है ना, उनकी जो स्मरण शक्ति है वो थोड़ी सी शार्प तो हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम बालक क्या करता है, बोलना सीखता है। पहले सुनता तो है लेकिन सबसे पहले क्या करता है, खुद से बोलना सीखता है। अतः भाषा शिक्षण अधिगम में पहले मौखिक कार्य को स्थान दिया जाना चाहिए। यानी हम क्या करें, बच्चे को पहले पढ़ने वाले काम दें, यानी बोलने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा वो बोले, आपस में इंटरेक्ट करे, है ना, वो खुद में मतलब बोलना सीख सके, आपस में आसपास जो खेले, कहीं घूमे। तो मतलब इसमें परिवार की भी भूमिका उतनी ही होती है। तो टीचर्स और जो मतलब परिवार के जन हैं वो क्या करें, इस बात पे ध्यान रखें कि बच्चा क्या कर सके, ऐसे लोगों से बोले जिनकी जो मतलब संगत अच्छी हो, है ना, जब उसकी जो मतलब सुनने की बोलने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाएगी। और जब वो सुनने और बोलने की क्षमता उसकी डेवलप होगी तो जो दो स्किल रह जाती हैं, रीडिंग और राइटिंग, वो उसमें भी परफेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मौखिक कार्य के बाद ही हम क्या करेंगे, यानी बोलने के बाद जब वो ठीक ढंग से थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाएगा उसके बाद ही हम उसे लिखना सिखाएंगे। लिखने से पूर्व पढ़ना भी सरल हो जाता है। ठीक है, देखिए बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख रहा है, चीज़ों को जोड़ जोड़ के पढ़ना सीख रहा है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना अगर आ रहा है तो वो जब लिखेगा तो उसे इंटरेस्ट भी तो आएगा। भाई अगर आपको कुछ भी लिखवा दिया जाए, आपको वो पढ़ना नहीं आए तो आप क्यों ही लिखेंगे, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन जब बच्चा लिख रहा है और उसे वो चीज़ पढ़नी भी आ रही है तब उसे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अतः वर्णमाला लिखना सिखाने से पूर्व, जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि हम बच्चे को पहले क्या करते हैं, वर्णमाला को पढ़ना सिखाते हैं ना। जो भी अक्षर हैं, जो भी वर्ण हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको पहले पढ़ना सिखा रहे हैं, उसके बाद हम उन्हें लिखना सिखा रहे हैं। तो वो क्या कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ को, जिससे कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छा हो रहा है बच्चे का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं अगले सिद्धांत पे। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि बोलने और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत, यानी बोलना और लिखना कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर इनको हम अलग अलग सिखाते हैं, जैसे बच्चा क्या कर रहा है, एक सुलेख लिख रहा है और बच्चा सुलेख लिखते लिखते खुद से बोल रहा है और लिख रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो बोलने की जो अशुद्धियां हैं वो भी कम होंगी और साथ में लिखते टाइम क्या होगी, जो त्रुटियां करता है वो भी कम होंगी। तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग नहीं है। और अगर ये जो प्रोसेस है वो अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, तो दोनों, बोलने में भी बच्चे के वर्तनी की अशुद्धि होती है और लिखने में भी बच्चों को वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं। जैसे टीचर्स ने क्या कहा, टीचर्स ने इमला बोला तो बच्चा खुद से दोहरा के जब लिखता है तो क्या होता है, उसकी कोई भी गलती वर्तनी से संबंधित नहीं होती है। तो अगर इनको कोई अलग अलग सिखाएगा तो हम फ्यूचर में ये देखेंगे कि बच्चों को क्या है, वर्तनी से संबंधित जो मतलब कठिनाइयां हैं वो आ रही हैं, और जो लिपि है उनसे संबंधित, मतलब उन्हें लिपियों को समझने में, उनका उच्चारण करने में, बोलने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन सिद्धांतों को फॉलो करना है। ओके, अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी भाषा पर अधिकार
करने के लिए बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर स्वतंत्रता नहीं है, जैसे कि हम पहले अंग्रेजों के टाइम पे भी देखें, तब भी क्या है, जीना दुश्वार हो गया था। तो सभी के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। अगर आप बच्चे को जबरदस्ती किसी चीज को पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। स्वतंत्र होगा, फ्रीडम होगी उसके पास किसी भी बच्चे से बोलने की, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उसे मजबूर करें किसी चीज को सीखने के लिए, और खासकर भाषा को सीखने के लिए। भाषा का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब वो किसी के मतलब इंटरेक्शन करेगा, किसी से अंतःक्रिया करेगा, तो उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी हो रहा है ना। उसमें क्या है, कहते नहीं है कि हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, दैट तो भाषा में भी ऐसा ही है कि हम हर व्यक्ति से मिलते हैं, और हर व्यक्ति क्या है, हमें कोई ना कोई जो शब्दकोश है वो दे के जाता है ना। तो इस तरीके से क्या है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है लैंग्वेज का वो होता है। तो हमें बच्चे को फ्रीडम देनी है, जिससे कि वो, देखिए अगर आप उसको फ्रीडम नहीं देंगे तो वो बोर हो जाएगा और उसका सीखना मतलब धीमी गति से होने लगेगा, और उसमें जो क्रियोसिटी है वो भी जागृत नहीं हो पाएगी। जो क्रियोसिटी उसको बनाए रखने के लिए, जो जिज्ञासा है उसको बनाए रखने के लिए हमें स्वतंत्र जो इन्वॉल्वमेंट है, यानी मतलब उसको फ्रीडम देनी है। स्वतंत्र वातावरण में क्या होगा, वो खुद से मतलब एक्सप्रेस कर पाएगा खुद को, खुद की फीलिंग को। मतलब आपने देखा होगा ना, अगर कमांड किया गया है किसी बच्चे पे, उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर करके रखा जाता है, उससे कहा जाता है तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो वो उस बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो जाएगा ना, उसके डेवलपमेंट में हैजार्ड आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बच्चों को एक्सप्लोर करने देना है। ये दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए है। जितना ज़्यादा वो एक्सप्लोर करेगा उतनी ज़्यादा उसके जो डेवलपमेंट है उसका विकास होगा। ठीक है, मतलब उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो होगा। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि जो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो वार्तालाप में वाद विवाद है, चर्चा है, पत्र व्यवहार करना। जब वो खुद को एक्सप्रेस करना सीख लेगा तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्टेज पे आते हैं, उनका हाथ कांपता है। क्यों कांप रहा है? क्योंकि उनमें भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है इस वजह से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये चीज़ें ना बच्चे में बचपन से ही डेवलप की जाती हैं, तो क्या है, उनमें आत्मविश्वास आता है इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो रुचि का सिद्धांत, यानी इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस काम को कभी नहीं करेंगे। तो पाठ को नीरस एवं बोझिल बना देने से छात्र ऊब जाते हैं। आप अपनी मस्ती में लगे हैं, आपने किसी भी तरीके के टीएलएम का इस्तेमाल नहीं किया है, आप 1 घंटे 2 घंटे तक पढ़ा रहे हैं, है ना, मतलब क्लासरूम का टाइम ओवर हो गया, उसके बाद भी आप पढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या है, आपको इस तरीके से पढ़ाना है, इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि कोई भी टॉपिक क्या है बच्चे को मतलब ऊब ना जाए बच्चे को। अभी मैं एक स्कूल में गई तो वहाँ पे इस तरीके से बच्चों की कंडीशनिंग हो गई है कि मैं बता नहीं सकती कि कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता है, वो सिर्फ रटना चाहता है। और आजकल के ज़्यादातर कॉलेजेस का हाल यही है कि बच्चों में रटने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा डेवलप की जा रही है। और जब बच्चे में ये चीज़ डेवलप हो जाती है, किसी चीज़ को रटने की प्रवृत्ति, तो बच्चा ऊब जाता है। बच्चे को सीखना समझना सिखाना है ना। तो इस तरीके से क्या है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ाएं उसको इंटरेस्टिंग बना दें। अतः शिक्षकों को इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस बात में छात्रों की रुचि होती है उसी में वे क्या करते हैं, ज़्यादातर इंटरेस्ट लेते हैं। और क्या है, और जिसकी ओर अरुचि, और सॉरी यहाँ पे 2 बार आ गया है, 2 बार छप गया है, तो रुचि होती है, देखिए जिसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा वो चीज़ वो नहीं सीखेंगे, दूर भागेंगे। और जिसमें इंटरेस्ट होगा आप नहीं भी बुलाएंगे वो तब भी आएंगे। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम को रुचिकर बना देने से छात्रों में उत्साह बढ़ता है। आप उन्हें मोटिवेट करें, आप उन्हें इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएं। जो भी खेल खिलौनों के माध्यम से आप जो भी डिस्कस कर सकते हैं, किसी चार्ट पेपर पे कोई मतलब स्टोरी ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं कि अपने अपने तरीके से बताओ कि क्या है, एक कुत्ता बना दिया या फिर मतलब जो भी बना दिया, एक इंसान बना दिया, तो आपने कहा अब अपने हिसाब से स्टोरी बताओ कि क्या कहानी हो सकती है इसकी। तो हर बच्चा अपने हिसाब से बताएगा। तो आप कई सारे खेल खिला सकते हैं बच्चों को, उसके माध्यम से भी क्या होगा, बच्चों का डेवलपमेंट होगा। ओके, वे भाषा प्रसन्नचित होकर सीखते हैं जब उन्हें इंटरेस्ट आता है। शिक्षक को विनोद प्रिय एवं शिष्ट हास्य प्रयोग करना चाहिए, यानी मतलब ऐसा ना हो कि आप रूडली बिहेव कर रहे हैं। आपका बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे डर रहे हैं आपसे, सीखने में उन्हें समस्या हो रही है, घुलने मिलने में समस्या हो रही है। आप मतलब बिल्कुल तानाशाही छोड़कर आपको बिल्कुल फ्रेंड बन जाना है बच्चों का, जिससे कि बच्चों के डेवलपमेंट में आप सहायता कर सकें। डरेंगे तो वो बोलेंगे ही नहीं फिर आपसे, है ना।
फिर कह रहे हैं जिससे कि आप क्या करें, रोचक व्याख्यान करें, इंटरेस्टिंग स्टोरियां सुनाएं उनको, ताकि वो जो स्टोरी आपसे सुने वो, क्योंकि देखा होगा आपने कि बच्चों की आदत होती है कि वो कुछ भी सुनेंगे तो अपने फ्रेंड्स को सुनाएंगे ना, तो आप ऐसी कहानियां सुनाइए इंटरेस्टिंग, जिससे कि वो घर जाके अपने फ्रेंड को दोबारा से उस स्टोरी को सुनाए और उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके। कवि सम्मेलन हो सकता है, अंताक्षरी हो सकती है, कोई समारोह हो सकता है, कोई भाषण प्रतियोगिता हो सकती है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हम अरेंज कर सकते हैं जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है हर्बर्ट, ठीक है। तो हर्बर्ट कह रहे हैं कि बालक की रुचि का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप बच्चे के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर ना हो तब उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, उससे आप देख रहे हैं, क्योंकि पता तो चल जाता है एक टीचर होने के नाते कि बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप तब भी उसे जबरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। वो हो सकता है वो पढ़े ही ना, उसे कभी कभी बच्चे ऐसे कह देते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना है ना, तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि ये आपका जिम्मा है कि आप किस तरीके से किसी भी टॉपिक को लेकर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। फिर अगर हम बात करें तो पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए, कि पहले आप इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे ताकि बच्चे और जानना चाहें उस टॉपिक को लेकर, ठीक है। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये टीचर की जिम्मेदारी है, ना कि बच्चों की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, हर एक व्यक्ति अलग है, हम हमेशा से ही जानते हैं। तो शिक्षा शास्त्र में, ठीक है, में यह एक तथ्य माना जाता है कि प्रत्येक बालक अपनी योग्यता, रुचि, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, शारीरिक क्षमता एवं संवेगात्मकता आदि में एक दूसरे से भिन्न होता है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई मोटा, कोई किसी का IQ 120, किसी का IQ 90। हर इंसान अलग दिखता है, अलग बोलता है, अलग सोचता है ना। तो वो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सभी में। लेकिन जब शिक्षण के कार्य किए जाते हैं तब क्या है, वहाँ पे सबको एक समान समझा जाता है और शिक्षण का कार्य किया जाता है। लेकिन भाषा का डेवलपमेंट अगर हम कहें तो वो इंडिविजुअली होना चाहिए, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि वाणी दोष भी होते हैं लोगों में, किसी में हकलाना, किसी में मतलब हिचकियाँ आना बीच बीच में, या फिर तुतलाना, तो इस तरीके के दोष भी पाए जाते हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो उस तरीके से हमें क्या करना है, भाषा कौशल का विकास करना है बच्चों में, और ये किस तरीके से करना है, हमें व्यक्तिगत विभिन्न को ध्यान में रखते हुए करना। यानी इस सिद्धांत को जब हम फॉलो करेंगे तो हर बच्चे का डेवलपमेंट उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग हो पाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यानी जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। यानी शिक्षा का केंद्र क्या है, बालक है। बच्चे को आपको सेंटर में रखना है, अतः बालक को इस योग्य बनाना कि वह भाषाई कौशलों पर अधिकार प्राप्त कर ले। यानी LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग का मतलब केवल सुन लेना ही नहीं, किसी भी चीज को सुना बस ऐसे ही टाल दिया नहीं, उस चीज का मतलब भी समझ में आना चाहिए बच्चे को, ये हुई लिसनिंग, ठीक है। स्पीकिंग की अगर हम बात करें तो केवल बोलना ही नहीं, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, स्पीकिंग में आ जाती हैं। रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में आप केवल पढ़ नहीं रहे हैं, उन चीजों का अर्थ भी समझ रहे हैं, ये रीडिंग है। उसके बाद राइटिंग में आप खुद की अभिव्यक्ति किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये क्या है, राइटिंग है। केवल किसी भी चीज को ऐसे ही लिख नहीं देना, उसका अर्थ होना चाहिए, आप खुद को कितने अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं, वो क्या है, राइटिंग में आ जाता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, भाषा में ये चीज ध्यान रखनी है कि बच्चे क्या कर सके, चारों कौशलों में मतलब अच्छे से डेवलप हो सके, चारों कौशल बच्चे में वो उन पे अधिकार कर सकें। कभी कभी हिंदी या फिर जो भी अन्य टीचर्स होते हैं, मतलब जो भी भाषा के जो टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते खो जाते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है, छात्रों का जो इंटरेस्ट होता है, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें उनमें इंटरेस्ट पैदा नहीं रह जाता, क्योंकि टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते खो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है, टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है, उसको इन्वायरमेंट हमें बना के देना है, उसकी क्या एबिलिटी है, क्या रुचि है, हमें बीच बीच में बच्चे को देखते रहना है और साथ में उनके रिस्पॉन्सेज भी लेने हैं। ऐसा ना हो कि क्लास रूम में बच्चे सारे शांत बैठे हैं और आप क्या है, पढ़ाने में मस्त हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छा पॉसिबल नहीं हो सकता।
फिर अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, जब आप बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप उनकी वोकैब्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनके उसके आसपास का इन्वायरमेंट क्या कह रहा है ना, मतलब घर है, मोहल्ला है, गांव आदि से संबंधित कुछ हम क्या करेंगे, शब्दों का प्रयोग पूर्णतया आना चाहिए। किस तरीके से बच्चा अपने आसपास के माहौल में आए हुए शब्दों को, देखिए अगर आप बच्चे को दूसरी भाषा आती है, अगर आप दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चा कभी इंटरेस्ट नहीं रखेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ शब्द भी सीख लेने हैं, है ना, कि बच्चे के जो आसपास की जो भाषा बोली जाती है, आप उस भाषा की सारी भाषा तो आप नहीं सीख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, उससे संबंधित कुछ शब्द आप सीख लेंगे और उन शब्दों को सीखने के साथ में आप क्या कर सकेंगे, बच्चे में भाषा का विकास कर सकेंगे। और धीरे उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला अगर हम देखते हैं तो प्रारंभिक अवस्था का महत्व, यानी हम अभी देख ही चुके हैं कि शैशव और बाल्यावस्था भाषा सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि नोम चॉम्स्की ने कहा था। उसके बाद जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके अंदर जो शक्ति है, जो एलईडी मतलब एक यंत्र फिक्स है हमारे माइंड में, ब्रेन में, जो कि क्या करता है, हमें लैंग्वेज को एक्वायर करने में मदद करता है। वो एक सर्टेन एज तक ही होता है, उसके बाद में क्या होता है, वो धीमा पड़ जाता है ना। जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे हम चीज़ों को एक्वायर करने की जो हमारी क्षमता है वो क्या है, धीमी होती जाती है। ठीक है, जैसे ये हम देख ही चुके हैं, उसकी भाषा अधिगम की सहज जो शक्ति होती है, जो ईश्वर ने दी है, वो कम पड़ने लगती है। फिर प्रारंभिक अवस्था में यह शक्ति अधिक सक्रिय होती है, जैसे कि हम देख ही चुके हैं। उसके बाद आप जो है भाषा को कंठस्थ करके भी सीख सकते हैं, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, बच्चों का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे निष्क्रिय रहेंगे तो वो भाषा नहीं सीख पाएंगे, अगर वो इनएक्टिव हैं तो वो नहीं सीख पाएंगे। भाषा वे तभी सीख सकते हैं जब वो सक्रिय होंगे। शिक्षक की सक्रियता से ही काम नहीं चलता है, दोनों का सक्रिय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सक्रियता में वृद्धि की जा सकती है, यानी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हो। शांत कक्षा कभी भी अच्छी नहीं होती है, बच्चे लगातार आपसे प्रश्न पूछने चाहिए। वार्तालाप, प्रवचन, है ना, काव्य पाठ, कई सारी आप क्रियाएं करवा सकते हैं जिससे कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो अच्छा हो, साथ में भाषा सीखने में उन्हें कोई कठिनाई ना हो, है ना, वो आसानी से भाषा को सीख सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो चयन का सिद्धांत, देखिए हमारी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, मतलब कई सारे उद्देश्य होते हैं उसके, जिसमें कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, फिजिकल, इमोशनल, कई सारे डेवलपमेंट करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सारे उद्देश्यों को एक साथ लेके नहीं चलते हैं, और क्योंकि हम एक एक उद्देश्यों को फॉलो करते हैं तो आपको क्या करना है, पहले चयनित कर लेना है कि आपको कौन सा सिद्धांत फॉलो करना है ना, कौन सा सिद्धांत फॉलो करना है, कौन से उद्देश्य, सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, चयनित कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि भाषा शिक्षा के अनेक उद्देश्य हैं, उद्देश्यों के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन भी अनेक प्रकार से किया जा सकता है। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, सीखना ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। इनमें से सभी उद्देश्यों एवं व्यवहारों में परिवर्तन को एक साथ लेकर शिक्षा नहीं दी जा सकती है। उनमें से हमें क्या करना है कि कौन सा उद्देश्य हमें कब पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, इन सबका चयन हमें क्या करना है, पहले ही कर लेना है, उसके बाद हमें भाषा सिखानी है। अनुकरण का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो भाषा अधिगम में अनुकरण की विशेष भूमिका रहती है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो आप कोई भी शब्द दोहराएंगे, मैंने पहले भी कहा था, उनको वो शब्द बोलना होता है, वो 4 बार उसी शब्द को बोलेंगे। मैंने एक बच्चे के सामने व्रत बोल दिया, अब वो पूछ रहा व्रत क्या है ना, फास्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो बार बार उसी शब्द को दोहराया। मैंने कई बार उसको ऑब्जर्व किया तो वो व्रत शब्द का इस्तेमाल बहुत बार कर रहा था। फिर मैंने उसे दूसरे बच्चे से बात करते देखा, उसने अपने बातों के जरिए क्या किया, व्रत शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये क्या है, बच्चों में बहुत ज़्यादा रहता है कि चीज़ों को अनुकरणित कर लेना, है ना, जैसा है वैसा अपने ब्रेन में रख लेना उस शब्द को। यानी शिशु अत्यधिक अनुकरणशील होते हैं, अनुकरण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में भी होती है, किशोरावस्था में भी होती है। यानी आप जब एडोलेसेंस में होते हैं तब भी आप अनुकरणित कर लेते हैं, आगे चलकर ये प्रवृत्ति क्या होती है, कम हो जाती है। प्रारंभ में अनुकरण के आधार पर ही भाषा सीखते हैं, जैसे वर्णों का उच्चारण करना अनुकरण द्वारा होता है, धीरे धीरे बच्चे को छोटा बड़ा आने लगता है। फिर शब्दों का प्रयोग एवं वाक्य जो योजना है अनुकरण का ही परिणाम है। फिर अगर हम बात करें तो अतः छात्रों को अनुकरण के अवसर दिए जाने चाहिए, यानी हम लगातार कोई ना कोई मतलब एक्टिविटी करवाते रहेंगे जिससे कि बच्चा क्या कर सके, बातचीत करता रहे, यानी खुद को अभिव्यक्त करने का कोई ना कोई माध्यम हम उन्हें देते रहेंगे, जिससे कि क्या है, बालक में शब्दावली का विकास किया जाता है। हम क्लासरूम में जाते हैं, हम क्या कहते हैं, शांत रहो, लेकिन शांत करवा देना, चलिए कुछ देर के लिए सही, लेकिन हमेशा शांत रहना बालक का एक अच्छी बात नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करें अभ्यास का सिद्धांत, जैसे कि थॉर्नडाइक ने कहा है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, उन्होंने जो भी दिए हुए हैं अपने लॉज,
अगर हम निरंतर किसी भी चीज़ का प्रयास करते हैं या निरंतर किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, हमें वो चीज़ अच्छे से आने लगती है। तो भाषा एक कौशल है, यानी स्किल है, और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। हम जितने लोगों से कम्युनिकेशन करेंगे, जितने लोगों से बातचीत करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी जो वोकैब्स है वो इंक्रीज़ होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक भी एक परिभाषा देते हैं कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। अभ्यास का क्रम टूट जाने पर भाषा का अधिकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखते हैं, बहुत सारे लोग तमिल सीखते हैं, तो अलग अलग जब वो लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या होता है, वो पहले तो अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लिया लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे। अभ्यास सबसे बड़ा होता है। या फिर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने रवन्ने पढ़ रखे हैं, तब आपका सीटेट क्लियर नहीं होने वाला है जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे। तो कुल मिला के अभ्यास बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, यानी प्रयत्न करना और अभ्यास करते रहना, लगातार अभ्यास करते रहने से हमें क्या होता है, कहते नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और वेमेन परफेक्ट, यानी अभ्यास हमें क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो कुल मिला के क्या है, हम जो भी लैंग्वेज सीखेंगे अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो हम उस भाषा को सीख नहीं पाएंगे, और अगर सीख भी लेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो भाषा सीखने की आदत डालना आवश्यक है और आदत अभ्यास से पड़ती है, अभ्यास का परिणाम है, ठीक है। हमारी आदत पड़ जाती है क्योंकि हम लगातार अभ्यास करते हैं, फिर अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भाषा शिक्षण अधिगम में कंठस्थ करने का अपना अलग महत्व होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया ही था। साथ में अगर हम बात करें तो स्वयं, ठीक है, स्वयं संशोधन का सिद्धांत, भाषा अधिगम में बालक स्वयं संशोधन करता चलता है, यानी जो भी त्रुटियां हैं वो खुद से ही क्या करता है, हटा देता है। ठीक करें, शिशु यदि राम को लाम कहता है तो लोग चिढ़ाते हैं, तो वह खुद ही अभ्यास के माध्यम से लाम को राम कहना प्रारंभ कर देता है। किसी बच्चे को समस्या है, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे अक्सर बचपन में तुतलाते हैं, तो वो लाम कहता है तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं उसका, तो धीरे धीरे वो सोचता है कि क्योंकि उसको नहीं पसंद कि लोग हंसते हैं उसके ऊपर, तो वो धीरे धीरे अभ्यास करता है, धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता है, सुनता है बार बार उसी चीज़ को, तो क्या है, वो इम्प्रूवमेंट लाता है खुद में। तो ये यहाँ पे इस तरीके से खुद से संशोधन कर रहा है, खुद से जो अपनी त्रुटियां हैं उनको सुधार रहा है। अपनी ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों की त्रुटियों को बालक स्वयं संशोधित कर लेता है। इस संशोधन की सहज प्रवृत्ति का बाद में भी लाभ मिलता है। यदि स्वयं संशोधन मंद हो जाता है तो भाषम अधिगम की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। यानी अगर बच्चा खुद से संशोधन नहीं कर पा रहा है तो जो लैंग्वेज लर्निंग हो रही है उसकी, वो भी क्या है, धीमी हो जा रही है। ठीक है, अब हम बात करें तो बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, यानी भाषा शिक्षण अधिगम के लिए अकेले यदि भाषा शिक्षक ही प्रयत्न करता है तो वह सफल नहीं हो सकता है। 1 घंटे में वह बालकों के समक्ष भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाए और इतिहास, भूगोल जैसे विषयों में क्या कर सके, कठिन शब्दों के कारण जो बालक है अशुद्ध प्रयोग सीखे, तो भाषा पर अधिकार संभव नहीं हो सकता। जैसे जो सारे टीचर्स हैं वो सारे ही टीचर्स मिलके क्या कर रहे हैं, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी का शिक्षक है वो उसको हिंदी सिखा के परेशान है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन जो अलग जो टीचर्स हैं वो सा को शाह बोल रहे हैं या फिर फा को बा बोल रहे हैं, जो भी है एक्सेट्रा, मतलब कई सारी गलतियां, मिस्टेक्स करते हैं लिखने में, बोलने में, हमें पता नहीं चलता लेकिन हम भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो हमें क्या करना है, उस चीज़ में सुधार करना है, क्योंकि हर एक टीचर का रोल होता है बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में, लेकिन लैंग्वेज का जो टीचर होता है उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सब साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, कोलैब के साथ में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे हैं। शुद्ध भाषा के प्रयोग का जो प्रयास है वो बहुमुखी होना चाहिए। सभी विषयों के शिक्षण में इस पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब आप क्या कर रहे हैं, अगर अलग सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं तब भी तो आप बच्चे को लैंग्वेज का जो ज्ञान है वो दे रहे हैं, है ना। जैसे कि आप कोई भी विषय, जैसे इतिहास पढ़ा रहे हैं तब भी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट तो वहाँ पर भी हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी शब्द बोले वो शुद्धता के साथ में बोलें और लिखें भी। फिर अगर हम बात करें कि भाषा का प्रयोग बालक द्वारा शुद्ध रूप में ही किया जाता है। अब जैसे कि जब आपकी टीचिंग लगेगी तब भी आप देखिएगा तो जो श्याम पट कार्य होता है वो आपको बड़े ही ख्याल के साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रकरण पढ़ता है अगर आपने उसमें कुछ गलती कर दी फिर तो आपके पे अच्छे से कमेंट लिखे जाएंगे ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको श्याम पट पे जो भी लिखा है वो शुद्धता से लिखना है, क्योंकि बच्चा एक बार में देखता है और माइंड में क्या है, कैप्चर कर लेता है उस चीज़ को, फिर वो चीज़ उसको याद रहती है अगर आप बेहतर और अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें तो भाषा अधिगम सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट, जैसे कि हम देख ही चुके हैं, बट लिखने में आपको समस्या ना हो तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी कार्य को करने हेतु तो उसमें रुचि होना अति आवश्यक है। बालक यदि अभिरुचि के साथ भाषा सीखता है तो वह उसके व्यवहार में शामिल हो जाती है, यानी इंटरेस्ट क्रिएट करना बच्चे में सबसे जरूरी है। रुचि होने से बालक स्वयं भाषा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित होता है एवं भाषा के प्रति सम्मान रखता है। कोई भी भाषा अगर उसे सीखनी है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इंटरेस्ट पैदा करना है, जिसके लिए वो मोटिवेट होगा और लैंग्वेज को क्या करेगा, आराम से सीख लेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आवश्यकता, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, यानी हमें जिस चीज की आवश्यकता है हमने वो क्या की, क्रिएट कर ली। पहले इंसान के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि एरोप्लेन का ही एग्जाम्पल ले लें, लेकिन हमने क्या किया, उसका भी निर्माण किया। या फिर हम और भी एक्सेट्रा चीज़ों का उदाहरण ले सकते हैं कि हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती रही, हमें घर की आवश्यकता हुई हमने घर बना लिए, कपड़ों की आवश्यकता हुई कपड़े बना लिए। तो ऐसे ही हमें क्या है, आवश्यकता होती है जिस चीज़ की हमने उस चीज़ को क्रिएट कर लिया। अर्थात आवश्यकता भाषा अधिगम मुख्य सहायक तत्व है, यानी सबसे पहले हमें भाषा की जरूरत पड़ी, वरना हम खुद को अभिव्यक्त कैसे करते हैं, है ना। देखिए सबके पास भाषा है, लेकिन जो मनुष्य है उसको जो भाषा का वरदान मिला है वो अपनी फीलिंग्स को बता सकता है, दुख है, खुशी है, मतलब खुद को जाहिर कर सकता है दूसरों के सामने। लेकिन जो अदर एनिमल्स हैं या फिर जो भी वर्ड्स हैं वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, खुद की फीलिंग्स को नहीं बता सकते। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाषा अधिगम की आवश्यकता प्रत्येक को रहती है। अधूरा सेंटेंस हम क्या कहते हैं, कभी कभी गलत फहमी हो जाती है किसी भी वाक्य को सुनने के बाद में, या फिर किसी भी शब्द को सुनने के बाद में, कहा कुछ सुनाई कुछ दिया। तो क्या है, हमें क्या है, भाषा पे पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बोलेंगे कुछ, लोग समझ कुछ लेंगे। तो एक दूसरे के विचारों को जानना एवं समझना भाषा अधिगम के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद अगर हम बात करें अभ्यास की, अभी हम देख ही चुके हैं कि भाषा अधिगम सतत प्रयास का सफल परिणाम है। सतत अभ्यास से भाग व्यवहारिक एवं स्वाभाविक रूप से, भाषा यहाँ होगा, से स्थायी हो जाती है। निरंतर प्रयास करने से भाषा अधिगम पूर्ण होता है एवं बालक के मस्तिष्क में स्थायी रूप से भाषा ठहरती है। भाषा अधिगम से भाषा पर धीरे धीरे नियंत्रण होने लगता है और धीरे धीरे भाषा में वो दक्ष हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिकता, बालक का सामाजिक होना यानी सोसाइटी से मिलना बहुत ज़रूरी है। बालक में सामाजिकता के गुणों का विकास करने के लिए उसे भाषा अधिगम में भाग लेना पड़ता है, अर्थात भाषा सीखनी पड़ती है। तो बालक को सामाजिक बनाने में भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। भाषा ही व्यक्ति को समाज में रहने योग्य बनाती है। अब क्या करें, तो समाज में रहकर ही भाषा की उन्नति हो सकती है। भाषा के द्वारा संस्कार एवं सभ्यता का भी ज्ञान होता है। उसके बाद जैसे कि कोई भी ग्रंथ वगैरह हैं तो वो लिखे हुए हैं ना, तो वो जिस भी कल्चर में रह रहा है, जिस भी भाषा को सीख रहा है उसी का कल्चर सीख रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें संपर्क की, तो परस्पर संपर्क हेतु भाषा एक आवश्यक माध्यम है। भाषा संपर्क के लिए भाषा अधिगम उपयोगी होता है और भाषा अधिगम से उचित शब्दावली मस्तिष्क में बनती है, नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है। पारस्परिक संपर्क भाषा ही सबसे उत्तम होती है। ठीक है। जिस भी भाषा के द्वारा आप संपर्क कनेक्शन फिट कर रहे हैं, वास्तव में भाषा अधिगम का मुख्य कारक संपर्क ही है, क्योंकि मनुष्य में आपस में विचार प्रदर्शन हेतु भाषा ही एक माध्यम है। ठीक है। इसको हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं क्योंकि इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कक्ष में भाषा सिद्धांत के क्या कार्य होते हैं, हम क्यों इनको अप्लाई करें भाषा सिखाने के लिए, तो वो हम देखते हैं। भाषा का मुख्य कार्य विचारों का आदान प्रदान करना होता है, ये हम देख ही चुके हैं कि भाषा समाज में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा प्रयोग की जाती है। जब तक समाज में, सोसाइटी में, परिवार में भी आप कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे, बातचीत करते होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप खुद को भी ले सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं तो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर आप एक अच्छे प्रवक्ता बनना चाहते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपका लोगों से कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो तभी डेवलप हो सकती है। आप एक अच्छे बेहतरीन कोई भी हम कह सकते हैं कभी भी आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास, या फिर टीचर भी, जब आपके पास अच्छी वोकैब्स होगी, आपके पास अच्छा शब्दकोश होगा, तभी आप एक अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो संप्रेषण कक्ष का मुख्य कार्य होता है, जिससे क्या होता है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। अध्यापक कक्षा में छात्रों को पाठ पढ़ाता है, व्याख्या करता है, और वो तभी कर पाएगा जब लैंग्वेज पर उसकी क्या होगी, कमांड होगी किसी शिक्षक की।
क्या करता है, व्याख्या करता है, उदाहरण देता है, छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको क्या करता है, हल करता है। ठीक, तो गृह कार्य भी देता है आदि सभी में भाषा का इस्तेमाल करता है। वहाँ छात्र उत्तर देने में, समस्याएं पूछने में, दूसरे छात्र से बातचीत करने में, शिकायत लगाने में, लिखने में, गृह कार्य करने में भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी हर जगह भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कार्य हैं, मतलब क्यों हम यूज़ कर रहे हैं जो भाषा के सिद्धांत हैं उनका, तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो निर्देश कार्य, कक्ष में छात्रों को नियंत्रण में रखने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। अनुशासन, अच्छे नैतिक जो भी आदतें हैं, ठीक है, उनको डेवलप किया जाता है। नियमों का पालन है या फिर शैक्षिक निर्देश हैं, यानी जो भी हम कह सकते हैं जो गाइडेंस दिया जा रहा है बच्चे को, माता पिता के द्वारा भी बालक को निर्देश दिए जाते हैं। प्रत्येक नए कार्य को छात्र सीखने समझने के लिए पहले गाइडेंस प्रदान किया जाता है कि आप इस काम को ऐसे सीखेंगे या ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अभिव्यक्ति कार्य, यानी अध्यापक विषय वस्तु को अभिव्यक्त करता है। जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, छात्र प्राप्त किए ज्ञान को अपने शब्दों के माध्यम से उत्तर के रूप में बताते हैं। एक स्टोरी, एक चैप्टर पढ़ाया गया, फिर सर ने पूछा कि बताओ इस चैप्टर की कहानी क्या है, तो बच्चा पूरा पूरा तो पढ़ के सुना नहीं रहा, वो अपनी भाषा में सुना रहा है, खुद के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जो भी वोकैब्स उसके पास है ना। फिर कह रहे हैं छात्र अपनी समस्याओं, इच्छाओं व रुचियों को प्रस्तुत करते हैं तथा अध्यापक उनको पूरा करने के उपाय छात्रों को अभिव्यक्ति करते हैं, अर्थात कक्ष में अभिव्यक्ति दोनों पक्षों में चलती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो वार्तालाप या अंतःक्रिया, कक्ष में अध्यापक छात्र वार्तालाप करते हैं, छात्र भी करते हैं और जो टीचर्स और स्टूडेंट हैं वो भी करते हैं। अध्यापक किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करता है, कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं। छात्रों को व्याख्यान देता है, छात्रों की अनेक समस्याएं होती हैं, उनके बारे में अंतःक्रिया होती है। छात्र भी अध्यापक से ज्ञान अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। छात्र भी समय समय पर कक्षा में चर्चा करते हैं। बुद्धिमान छात्र कम बुद्धिमान छात्रों की पढ़ाई में सहायता करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, किसी का हाई IQ है, किसी को जल्दी समझ आ रहा है, किसी को कम समझ में आ रहा है, देर में आ रहा है ना। तो जो अच्छे बच्चे नहीं कह सकते, मतलब एक तरीके से जिनका हाई IQ है, जिनको जल्दी समझ में आ रहा है, वो जिनको देर में समझ में आ रहा है उनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कई बार छात्रों को समूह में कार्य करने को कहा जाता है। इन सभी स्थितियों में छात्र कक्षा में अंतःक्रिया करते नजर आते हैं। अंतःक्रिया के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अभिप्रेरणा के लिए, कला में कई बार अध्यापक छात्रों को अध्ययन कार्य करने, कक्षा कार्य में ध्यान लगाने, अच्छे ग्रेड लाने, विषय में रुचि जगाने, कठिन विषय को सरलता से समझाने की कोशिश करने में अभिप्रेरणा देता है। उनमें उत्साह, छात्रों की तारीफ करके उनको क्या किया जाता है, उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, यानी उन्हें फीडबैक दिया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है। विभिन्न प्रेरणादायक कहानियों के द्वारा भी छात्रों को प्रेरित किया जाता है। हम मोरालिटी से रिलेटेड या फिर बच्चे को कोई भी, जैसे मूवीज़ में भी ऐसी मूवीज़ होती हैं, है ना, तो हम बच्चे को कोई ऐसी मूवी दिखा सकते हैं, है ना, जिसमें कि क्या है कि अच्छी चीज़ें हो, नैतिकता हो। ठीक, कई सारी चीज़ें हम अपना सकते हैं। कक्षा में छात्रों में प्रतियोगिता करवा सकते हैं, परीक्षा लेकर, प्रश्न उत्तर सुनकर, विचारों को प्रकट करने का जो अवसर है वो भी दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे क्रियाशील रहेंगे और भाषा का प्रयोग करेंगे, जिससे कि उनके जो भाषा का डेवलपमेंट है वो होगा। देखिए ये कार्य हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें खोजात्मक कार्य, तो छात्र नई नई समस्याओं के हल खोजते हैं, अध्यापकों की मदद करेंगे। बच्चे में जब डिस्कवरी की या फिर डिसीजन मेकिंग की, या फिर हम कह सकते हैं लॉजिकली वो सोचने लगे, इस चीज़ को हमें डेवलप करना है। ओके, खुद से सोचे, खुद से तर्क करना आ जाए किसी भी चीज़ को लेके। साथ ही दोस्तों की व किताबों आदि से मदद लेकर जो भी नई खोज है उसको क्या करेंगे, वह हल निकालने में खुद से क्या करेंगे, खुद से इन्वॉल्व होंगे उस चीज़ में। अपने वातावरण के बारे में खोज करता है और साथ में क्या है, क्यों, क्या, कैसे करने वाले जो प्रश्न है पूछता है। इस प्रकार भाषा का जो प्रयोग है वो खोज कार्य में करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कल्पना करने के लिए क्या करता है, भाषा के प्रयोग, छात्र चिंतन करना शुरू करता है। भाषा के प्रयोग द्वारा चिंतन को आधार बनाकर कल्पना भी करता है। इमेजिनेशन की जो पावर है वो भी डेवलप होती है जब वो भाषा का विकास करता है। जैसे भाषा डेवलप हो गई, उसने किसी से बातचीत की, वो जो बातचीत है वो उसे याद आ रही है या वो सोच रहा है बैठ के, तो वो जो कल्पना शक्ति है वो जो, ठीक है, वो डेवलप हो रही है बच्चे में। कहानी सुनना,
कहानी को पूरा करना, आधी कहानी सुना दी, अब टीचर ने कहा अब बताओ इसके आगे क्या होगा, तो बच्चे अपने अपने पास से अंदाज़ा लगा रहे हैं। कविता लिखना व सुनाना, कविता के चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करना, भूमिका अदा करना, आदि कल्पना के जैसे रोल प्ले सबसे अच्छा तरीका होता है कि कोई कहानी है उसमें बच्चे को अपना अपना कैरेक्टर दे दिया है और बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं डायलॉग्स बोल के, तो वहाँ एक अच्छा तरीका हो सकता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का कि आदि कल्पना के कार्य भाषा के माध्यम से कक्षा कक्ष में संपन्न होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूचना प्रदान करना, कि विद्यालय में किसी भी प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता रहता है, बहुत सारी जो होती ही हैं एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी सूचना देने के लिए लिखित या मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। या तो बच्चे की डायरी पर लिख दिया जाएगा या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है ना, मतलब लिख कर ही दिया जाता है जिससे कि बच्चा आराम से पढ़ता है और इम्प्रूवमेंट आता है। ओके, समय सारणी आदि भी भाषा के माध्यम से तैयार की जाती है, जो कि टाइम टेबल की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्षमताओं को व्यक्त करना, छात्रों के अंदर जो गुण या फिर जो भी योग्यता है वो छिपी होती है, उनको भी भाषा के माध्यम से हम प्रकट कर सकते हैं। हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर है, उसको बाहर निकालना है, ठीक है, जो कि भाषा के माध्यम से संभव हो पाता है। समाजीकरण करना, भाषा समाज में जन्म लेती है, इसका विकास भी समाज में होता है, भाषा का जन्म ही समाज के व्यवहारों के लिए हुआ है। हमें कैसे बोलना है, कैसे रहना है, समाज में हमें कैसे रहें या सारा काम कैसे करें, सब कुछ भाषा के माध्यम से होता है। भाषा एवं समाज दोनों में एक दूसरे पर आलंबित रहती हैं और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है जिसमें भाषा और समाज में संबंध क्या है ना। ऐसा शायद ही कोई पेपर हो जिसमें ये ना आया हो कि भाषा और समाज में क्या अंतर है, ये आपको डिफाइन करने को ना आया हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। बिना भाषा समाज मूक, पंगु और दुर्बल बन जाएगा और बिना समाज तो भाषा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मतलब समाज में हम कम्युनिकेशन करने के लिए किसी ना किसी मतलब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाषा सामाजिक परिवर्तन का आधार है, कोई भी समाज स्थायी नहीं रहता, संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, कोई भी जो भाषा है वो अपरिवर्तन का दावा नहीं कर सकती है। भाषा भी समाज के साथ में परिवर्तित होती रहती है। आप देखते ही होंगे कि अगर आप कहीं भी दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका, जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, अगर चले जाइए किसी भी देश में, चले जाइए कहीं पे भी चले जाइए, तो आपको मतलब अलग कल्चर मिलेगा, अलग रिलीजन के लोग मिलेंगे, है ना। तो आप क्या देखेंगे, वहाँ पे अलग अलग भाषा डेवलप है, अलग अलग तरीके की। कहीं आप चाइनीज़ को देख लीजिए, मतलब चाइना में जो लोग रहते हैं, जापान में जाइए तो आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी, एक जैसी अगर नहीं होगी। और अगर आसपास भी दिखे, जैसे नहीं हम कहते हैं कि कोश कोश पर पानी बदले, चार कोश पर वानी, तो आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ी दूर पे भी जाते हैं तब भी एक्सेंट आपको चेंज मिल जाता है। भाषा का बहुत जल्दी से परिवर्तन होता है, भाषा बहुत तेजी से परिवर्तित होती है। ओके, यानी भाषा उन्हें आगे तक ले जाती है। समाज में जो भी नए शब्दों का प्रचलन होता है, भाषा उन्हें समाज में स्थापित करती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा करे, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे ना मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने में। कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं वॉइस ओवर वीडियोज़ बना देती हूँ, जिससे कि आप लोगों का लॉस ना हो सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इसी तरीके की मूल वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।